हेलो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में जो हमारा वर्चुअल लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को, उसका डेफिनेशन को और साथ ही साथ उसके फीचर्स को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो पार्ट हमें डिस्कस करना है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज के वर्चुअल लेक्चर में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम टेक्स्ट बुक पर नज़र डालें सो टेक्स्ट बुक में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 7 इम्पॉर्टेंस दिए गए हैं और उन 7 इम्पॉर्टेंस की हेल्प से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व, उसकी इम्पॉर्टेंस को समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर उन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें मिलता है, जो फर्स्ट पॉइंट दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हमें दिया गया है प्राइस डिटर्मिनेशन का। स्टूडेंट्स, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है प्राइस को फिक्स करना। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से या माइक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से हम प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे फिक्स्ड होता है, और साथ ही साथ हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, इन चारों को जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जो उनकी फैक्टर प्राइसिंग होती है, उसको भी डिसाइड कर पाते हैं। इसीलिए माइक्रो के बारे में ये कहा गया कि माइक्रो का पहला महत्व ये है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से प्राइस डिटरमाइन कर पाते हैं, फिर चाहे वो कमोडिटीज के प्राइस को डिटरमाइन करना हो या फिर फैक्टर के प्राइसेस को डिटरमाइन करना हो। इसीलिए अगर आपको याद हो, उसके फीचर में एक पॉइंट था प्राइस थ्योरी का, और वही प्राइस थ्योरी के कॉन्सेप्ट की मदद से इसका एक इंपॉर्टेंस बन गया और वो बन गया हम लोगों का प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, तो ये तो रही हमारी पहली बात प्राइस डिटर्मिनेशन की। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट में हमें सेकेंड पॉइंट दिया गया है फ्री मार्केट इकोनॉमी का। स्टूडेंट्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसे तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जिस सिस्टम में गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और अथॉरिटी और एजेंसी की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं किए जाएंगे आपके प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर। स्टूडेंट्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिस इकोनॉमी में प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं वो सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअल लेवल पर ही डिसाइड किए जाते हैं। अब प्रोडक्शन लेवल पर क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं मैं जल्दी से आपके सामने रखूंगा स्टूडेंट। जैसे कि प्रोडक्शन लेवल पर सबसे पहला सवाल उठता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितना प्रोड्यूस किया जाए। ये सारी चीजें जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड की जाती हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक में हम फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझ सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होता या किसी तरह का किसी भी और एजेंसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल्स लेवल पर ही प्रोडक्शंस के एक्टिविटीज को डिसाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, वैसे आज के ज़माने में कंप्लीटली फ्री मार्केट इकोनॉमी तो बहुत ही डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी कुछ कंट्री के नाम बताता हूं जहां पर बहुत हद तक फ्री मार्केट इकोनॉमी अप्लाई होता है। आज के टाइम पर फ्री मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी कुछ कंट्रीज हैं जहां फ्री मार्केट इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लेवल पर देखी गई है। स्टूडेंट्स, उसमें हांगकांग और न्यूजीलैंड और सिंगापुर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी के ज्यादा कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं, यानी वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटरफेरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर, वो बहुत ही लीस्ट होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और सारे डिसीजंस जो प्रोडक्शन लेवल और प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बेस पर होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर ही लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट हमें दिया है फॉरेन ट्रेड का। स्टूडेंट्स, फॉरेन ट्रेड, स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये एक्सप्लेन करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से हम फॉरेन ट्रेड की जो एक्टिविटीज हैं, यानी जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डील करती है
तो उस कंट्री को क्या गेन होता है, क्या बेनिफिट होता है जब वो दूसरे कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड करती है। साथ ही साथ स्टूडेंट, फॉरेन ट्रेड करने से जो करेंसी एक्सचेंज रेट होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडियन करेंसी है, अमेरिकन डॉलर है, तो इंडियन रुपीस और अमेरिकन डॉलर, इनके बीच का जो डिफरेंशिएशन है ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट वो भी डिटरमाइन होता है। जैसे अगर आज करंटली बात करें तो लगभग एक अमेरिकन डॉलर जो है वो इंडिया के लगभग 75 टू 76 रुपीस के एक्सचेंज में अवेलेबल होता है। यानी अगर $1 चाहिए तो हमें 75 या 76 रुपीस ऑफ इंडियन करेंसी पे करना पड़ेगा, तब हमें अमेरिका का $1 मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से हम फॉरेन ट्रेड की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर किसी कमोडिटी के ऊपर टैरिफ लगाया जाए, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, अगर किसी कमोडिटी पे टैरिफ लगाया जाए तो उस टैरिफ की वजह से, उस टैक्सेस की वजह से उस कमोडिटी के डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ करेंसी एक्सचेंज रेट हम समझ सकते हैं, दो अलग अलग कंट्री के करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में माइक्रो की मदद से समझा जा सकता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम माइक्रो की ही मदद से हम ये भी समझ सकते हैं कि एक कंट्री को फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से कितना या क्या गेन और क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट थर्ड पॉइंट की। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, और फोर्थ पॉइंट का हमारा जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो है इकोनॉमिक मॉडल का। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ये इकोनॉमिक मॉडल में ये मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, मॉडल का मतलब जब हम किसी रियल चीज का रेप्लिका बना लेते हैं या किसी रियल और कॉम्प्लेक्स चीज को इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए उसका एक मॉडल या एक डुप्लीकेट कॉन्सेप्ट बनाकर अपने पास रख लेते हैं, जिस वजह से उस इजी कॉन्सेप्ट या उस मॉडल के वजह से हमें रियल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझना आसान होगा। स्टूडेंट, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, अगर आपने कभी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी बिल्डर के ऑफिस पर विजिट किया होगा और वो बिल्डर बड़ी सी बिल्डिंग बनाने वाले होंगे और 3, 4, 5 बिल्डिंग का उनका कॉम्प्लेक्स वो बना रहे होंगे। स्टूडेंट्स, बिल्डिंग बनने में तो 5-6 साल लग जाएंगे, पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। अब वो अपने कस्टमर्स को कैसे बताएंगे कि उनकी बिल्डिंगें कैसी बनने वाली हैं, कितने फ्लोर की बनने वाली हैं, पार्किंग कहां पर होगा, और साथ में स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां कहां से दी जाएंगी, लिफ्ट कहां से होगी, वो सारी कॉन्सेप्ट वो अपने कस्टमर्स को जो बिल्डिंग में रूम खरीदने आना चाहते हैं उनको कैसे समझाएंगे। तो आपने देखा होगा, अगर आप बिल्डर के ऑफिस में विजिट करेंगे तो वहां पर वो लोग अपनी जो रियल या जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनने वाली है आने वाले 5 या 6 सालों में, स्टूडेंट्स वो 5 या 6 सालों को कंप्लीट होने में वक्त लगेगा, इसके लिए वो एक डुप्लीकेट मॉडल बनाकर अपने पास रख लेते हैं, जिस डुप्लीकेट मॉडल से कस्टमर्स भी इजी वे में समझ जाते हैं कि जब रियल में बिल्डिंग बनेगी, जब हकीकत में बिल्डिंग बनेगी तो वो बिल्डिंग कैसी होगी और किस तरीके होगी। यानी मॉडल जो है स्टूडेंट्स, वो हमें रियल कॉन्सेप्ट को समझने में, जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने में बहुत ही हेल्प करता है। इसी तरह इकोनॉमी में भी, हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे प्राइस एंड डिमांड के, प्राइस और सप्लाई के, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम लोगों के बहुत से ऐसे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज और बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफिकल्टीज हैं स्टूडेंट, जिन टर्म्स और कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक मॉडल्स बनाए गए हैं और इन्हें समझने के लिए कुछ वेरिएबल्स की मदद ली जाती है। जैसे स्टूडेंट, मैं प्राइस और डिमांड को समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में ऐसा माना गया है, इकोनॉमिक्स में ऐसा कंसीडर किया जाता है कि अगर कभी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, यानी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी को कम बाय कर। उसी के अपोजिट ये भी माना गया है कि अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाए, प्रोडक्ट सस्ता हो जाए, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, लोग उसे ज्यादा खरीद लेते हैं, क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ है तो लोग उसकी क्वांटिटी का डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये प्राइस और डिमांड जो दो वेरिएबल मैंने रखे हैं, ये कॉन्सेप्ट यानी प्राइस और डिमांड का, इसके साथ बहुत सारे अजम्पशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें उन अजम्पशंस को भी समझना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं स्टूडेंट्स, सो इकोनॉमिक मॉडल वो मॉडल होता है जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक के टर्म्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके टर्मिनोलॉजीज को जो डिफिकल्ट हैं उन्हें इजी वे में समझ पाते हैं, उन्हें इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें इंपॉर्टेंस की तरफ, जिस इंपॉर्टेंस का नाम है बिजनेस डिसीजन।
स्टूडेंट्स, ऐसा माना गया है कि माइक्रो बिजनेस डिसीजन, स्टूडेंट्स ये हमारा 5वां पॉइंट है, और इस तरह से ये माना जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बिजनेसमैन को बहुत हेल्प करता है अपने बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ही एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो डिसीजन लेने हैं, जो फैसले करने हैं, वो फैसले इजीली कर पाता है। स्टूडेंट्स, अब बिजनेसमैन को क्या डिसीजन लेने पड़ते होंगे, कौन से डिसीजन वो लेता होगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद कैसी होती होगी। स्टूडेंट्स, जैसे एक बिजनेसमैन को ये समझना हो कि एक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कितना आएगा, यानी खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगेगा उसे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से समझ सकता है। स्टूडेंट, साथ ही साथ वो कितना प्रोडक्शन करेगा तो वो प्रॉफिट कमा पाएगा, तभी वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। ओके स्टूडेंट, कैसी एडवर्टाइजिंग वो करे, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको स्टूडेंट्स बिजनेसमैन को समझना पड़ता है और उसके ऊपर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो डिसीजन हमारा बिजनेसमैन लेता है, उस बिजनेस डिसीजन लेते वक्त उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेनी पड़ती है, और इसीलिए ये माना गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, उसका एक महत्व हो जाता है हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो बिजनेसमैन हैं, उन सारे लोगों के लिए। स्टूडेंट, ये तो बात हो गई 5th पॉइंट की। आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ, यूजफुल टू गवर्नमेंट। 6th पॉइंट है हमारा यूजफुल टू गवर्नमेंट। यानी स्टूडेंट्स, ये बताने की कोशिश की जा रही है हमको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का छठा इंपॉर्टेंट या छठा महत्व ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। अब आप सोचेंगे कैसे। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हमारी गवर्नमेंट अपने टैक्स की पॉलिसी बनाती है ये समझने के लिए कि जब वो किसी कमोडिटी पर या किसी पर्सन पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स लगाएंगे तो उस टैक्स का इफेक्ट एक इंडिविजुअल यूनिट पर क्या होगा। सो टैक्स पॉलिसी को बनाना, ओके स्टूडेंट, वो बनाते वक्त हमारी गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेनी पड़ती है। साथ ही साथ स्टूडेंट, जब गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए पैसे खर्च करती है, जिसे एक्सपेंडिचर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी होती है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी के वक्त भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेती है कि जब वो पैसे खर्च करेगी, पैसे स्पेंड करेगी स्टूडेंट, तो उन पैसों से, उन अमाउंट से ओके एक इंडिविजुअल यूनिट का, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमी के पार्ट हैं, उनका क्या बेनिफिट होगा, उनको क्या फायदा या बेनिफिट देखने में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल है। किस तरह से, टैक्स की पॉलिसी बनाने में, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी उनके खर्चों की पॉलिसी बनाने में, प्राइसिंग पॉलिसी बनाने में, यानी प्रोडक्ट के जो प्राइसेस वगैरह डिसाइड करने होते हैं, किसका प्राइस कितना रखना है, कितना रखा जाए, जैसे गवर्नमेंट ट्रेन के प्राइसेस वगैरह फिक्स करती है स्टूडेंट, तो उस प्राइसिंग पॉलिसी में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट माना गया। स्टूडेंट, बात करें तो अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, और वो लास्ट 7 पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, वेलफेयर का मतलब होता है किसी चीज का भला करना, किसी चीज का अच्छा करना, उसे कहते हैं हम वेलफेयर। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों को यानी इंडिविजुअल यूनिट्स को इस तरह से हेल्प करता है, या ये इस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में एलोकेट करें। यानी अपने रिसोर्सेज को, जैसे रिसोर्सेज मतलब मनी है, मशीन है, टाइम है, लेबर्स हैं, हमारे जो रिसोर्स हैं स्टूडेंट्स, हमें अपने रिसोर्सेज को एकदम एफिशिएंट वे में और इफेक्टिव वे में यूज करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए। अगर हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में यूज करेंगे स्टूडेंट, तो हम उससे मैक्सिमम वेलफेयर ले सकते हैं। मैक्सिमम वेलफेयर का मतलब होता है कि हम उससे ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर इस चीज को फॉलो किया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम अपने बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम और सबसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपने इकोनॉमिक सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।
सो होप स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आज आपको 7 इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बताए हैं, जो अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा और आप लोग उसे इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने मम्मी पापा का केयर करिए। गॉड ब्लेस यू।